हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। तो फ्रेंड्स, हम अभी इस वीडियो में कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। यह हमारा मैराथन चल रहा है। ठीक है, डे 1 हम कर चुके हैं, ये हमारा डे 2 है। ठीक है, तो देखिए, हम टीचिंग एप्टीट्यूड की जो मैराथन क्लास है उसमें हम करने जा रहे हैं। ये हमारा 1 घंटे का क्लास होता है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे ये 4 डेज आपका चलने वाला है। पूरे 400 आपके सेशन रहेंगे, जिसमें आपके 400 क्वेश्चन रेगुलर आपका कराया जाएगा 1-1 घंटे का। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको 4 डेज़ के एंड में आपको ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताइएगा। एंड हाँ, आंसर भी जरूर कीजिएगा कमेंट में। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्लास। हमारा आज का 101 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन तक हमने इससे पहले कर चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। अच्छा, जिन्हें भी अगर आप लोग ये पीडीएफ में कंफर्टेबल है ना, अगर पीडीएफ में कंफर्टेबल नहीं है तो मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन में भी लेके आ सकती हूँ क्वेश्चंस को। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग पीडीएफ में कंफर्टेबल हैं या फिर मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन लेके आऊँ। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसे नहीं जम रहा होगा तो मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन में ये सारे क्वेश्चंस लेके आ सकती हूँ। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बालक किसी भी खाने पीने या खेल की वस्तु को देखकर जिद कर बैठता है तथा माता पिता उसको सार्वजनिक स्थलों पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, तो कैसे उसे ठीक करेंगे, ये यहाँ पे पूछ रहा है आपको। ठीक है, ऑप्शन देखिए आपका दिया हुआ है, बालक की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करके, बालक को उस समय संतुष्ट करके किंतु बाद में भली भांति बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, बालक को क्रोधवश कठोर दंड देकर, या फिर आप उसमें व्यवहार परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर फर्स्ट तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बालक की जो प्रत्येक इच्छा को पूरा करते जाएंगे तो वो फिर आगे क्या करेगा, हर बात के लिए जिद करेगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि बालक उस समय संतुष्ट करके देन आपका बाद में भली भांति बताने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तरह से आपका ठीक है, क्योंकि इसमें आपका देखिए पहले क्या करेंगे, बालक को उस चीज़ के लिए संतुष्ट कर देंगे, उन्हें वो चीज़ लेकर दे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद घर में जाके आप उसे समझाएंगे कि नहीं, ये चीज़ आपने जो किया आज वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो ये एक तरह से अच्छा ठीक लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बालक को क्रोधवश कठोर दंड देंगे, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, बहुत सारे आप लोगों को परिणाम देखने को मिलते हैं, इसलिए क्रोधवश कठोर दंड देना उचित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आप उसमें व्यवहार परिवर्तन करेंगे, तो ये भी एक तरह से ठीक है। ठीक है, तो देखिए डी और बी आपका थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बट अगर आप सटीक आंसर की बात करने जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 आपका क्या दिया हुआ है कि आप एक ठीठ बालक के व्यवहार को संशोधित करने के लिए क्या करेंगे। अब देखिए, आपके सामने एक ढीठ बालक है, आप उसके व्यवहार में संशोधित करने के लिए क्या करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। उसे कठोर शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे, जस्ट हमने ऊपर देखा कि नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। उसकी इच्छा की पूर्ति करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसकी जिद की पूर्ति करेंगे तो वो बार बार जिद करेगा। ठीक है, जो कि उसके व्यवहार में गलत हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए, सामान्य स्थिति में उसे प्यार से समझाएंगे ताकि वह आगे से ऐसा व्यवहार प्रदर्शन ना कर सके। तो ये आपका ठीक साउंड कर रहा है, अच्छा साउंड कर रहा है, क्योंकि यही करना चाहिए। क्योंकि देखिए, पहले आप क्या करेंगे, उसे प्यार से समझाएंगे कि उन्होंने जैसा व्यवहार किया अभी बाहर पे वो बहुत ही रॉन्ग था। ठीक
ठीक है, गलत था, उसे आप क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है उसकी उपेक्षा करेंगे, तो नहीं, ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103 आपका दिया हुआ है, बालकों में स्वस्थ अध्ययन आदतों के विकास के लिए आप क्या करेंगे। जो बालक हैं उनमें जो स्वस्थ अध्ययन के आदतों के विकास के लिए आप क्या करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए आपका क्या दिया हुआ है, आप उन्हें समयबद्ध ढंग से पढ़ने के लिए बचपन से ही प्रेरित करेंगे, तो ये थोड़ा आपका सही साउंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, आपको इनकी फुर्सत नहीं है, इतनी फुर्सत नहीं है कि आप उनसे सिर खपाएं और ट्यूटर की व्यवस्था कर देंगे, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। कि आपको फुर्सत नहीं मिल रहा है और आप क्या करेंगे, उसमें सिर नहीं खा पाएंगे अपने बच्चों में और उनके लिए ट्यूटर की व्यवस्था कर देंगे, तो ये रॉन्ग है। क्योंकि बच्चों पे देखिए माता पिता का बहुत ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अगर ट्यूटर के भरोसे छोड़ देंगे तो वो सिर्फ मतलब अच्छे से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप बालकों के साथ साथ स्वयं अध्ययन में व्यस्त रहेंगे, तो रॉन्ग है ये भी। आप अगर बालकों के साथ स्वयं अध्ययन में ही व्यस्त रहेंगे तो बाकी काम कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, आप बालकों को नोबेल पुरस्कार विजेता की कहानी सुनाएंगे, तो ये भी रॉन्ग है। नोबेल पुरस्कार विजेता की कहानी सुनकर बच्चे क्या कर लेंगे, वो तो बच्चे हैं, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, तो उनके समझ में तो इससे परे ही है वो। तो क्या करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, क्योंकि आप उन्हें क्या करेंगे, समयबद्ध ढंग से पढ़ने के लिए बचपन से ही प्रेरित करेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते वो क्या करेंगे, अपने से खुद से वो पढ़ने का मतलब कि पढ़ने का ट्राई करने लगेंगे, ठीक है, खुद से पढ़ने लगेंगे। आप लोगों को उस पर ज़्यादा माथा नहीं खपाना पड़ेगा, सिर नहीं खपाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही होता है, अगर बच्चों को शुरू से किसी चीज़ के लिए प्रेरित करो तो वो आगे चल के भी वही काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, ठीक है, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है वो काम करने की। तो देखिए नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या है 104, आपके यहाँ विद्यालय में मध्याह्न भोजन अवकाश की व्यवस्था की जाती है जिससे छात्र अध्यापक विद्यालय की कैंटीन का सदुपयोग कर सके। नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर कैंटीन है तो ज़रूर हम उसमें खाना खाएंगे ही खाएंगे, भले हमें भूख लगा हो या ना लगा हो, ये तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट दिया हुआ है, छात्र अपनी थकान को दूर कर सके तथा शिक्षक भी रिलैक्स हो सके, तो ये एक तरह से ठीक है, क्योंकि रिसेस होता ही है कि मीन्स इतने पीरियड के बाद स्टूडेंट और जो टीचर्स हैं उन्हें दोनों को क्या मिले, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, थोड़ा सा रिलैक्स मिले, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, छात्र अपना भोजन ग्रहण कर सके तथा पुनः पढ़ने के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सके, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका राइट ही है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, छात्र अपने को हर बंधन से मुक्त अनुभव कर सके, तो ये आपका रॉन्ग है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी आपका राइट लग रहा है, बट आप अगर सटीक आंसर की बात करें जो हमें नंबर दिलाएगा तो वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा वो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में अभिप्रेरणा चक्र के संगठकों का सही क्रम क्या है, ठीक है। आपके जो अभिप्रेरणा संगठक है उसका सही क्रम क्या हो जाएगा, यह आपके ऑप्शन देखिए दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, आवश्यकता, प्रोत्साहन और चालन, तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है, मीन्स सही है बट बिल्कुल सटीक तो है नहीं ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है आवश्यकता, चालन, प्रोत्साहन, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका राइट ही है। फिर सी दिया हुआ है आपका प्रोत्साहन, चालन, आवश्यकता, तो ये भी देखिए, और लास्ट आपका दिया हुआ है चालन, आवश्यकता और प्रोत्साहन, तो देखिए चारों एक दूसरे से मिल रहे हैं, चारों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, मिल रहे हैं एक तरह से। बट अगर आप सटीक आंसर की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 आपका दिया हुआ है, जो जन्मजात अभिप्रेरकों का दूसरा नाम है, आपका जो जन्मजात अभिप्रेरक है उसका दूसरा नाम क्या है, यह आपका पूछ रहा है। तो देखिए जन्मजात अभिप्रेरक आपके जैविक हो जाता है और एक हो जाता है आपका अर्जित हो जाता है, ठीक है, और शारीरिक नहीं, ये नहीं होता है। तो आपके मीन्स यहाँ पे जन्मजात अभिप्रेरकों का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, तो ये आपका कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिख रहा है, मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107 आपका दिया हुआ है, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना है, ठीक है। जो आपके आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने ये
चार जो आपके कारक दिए हैं उसमें से कौन सा संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है, ये आपको बताने बोल रहा है। ऑप्शन है आपके परिपक्वता एवं आर्थिक स्थिति, नहीं, यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है परिपक्वता एवं अधिगम, तो ये आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है पर्यावरण एवं परिपक्वता, रॉन्ग हो जाएगा ये आपका। और लास्ट भी आपका अधिगम एवं पर्यावरण रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 108 आपका दिया हुआ है स्थायी भाव का प्रकार नहीं है। यहाँ पे आपको नहीं है ये बताना है। तो देखिए जटिल स्थायी भाव ये आपका स्थायी भाव का प्रकार है, साधारण स्थायी भाव ये भी आपका स्थायी भाव का प्रकार है, मूल्यपरक स्थायी भाव ये आपका स्थायी भाव का प्रकार नहीं है, फिर आपका मूर्त अमूर्त स्थायी भाव तो ये भी आपका स्थायी भाव का प्रकार है। मीन्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स ये क्या है, स्थायी भाव का प्रकार नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109 आपका क्या दिया हुआ है स्थायी भाव की एक विशेषता नहीं है। आपकी इसमें से जो स्थायी भाव की विशेषता है वो नहीं है, तो क्या नहीं है, अर्जित होते हैं ये आपकी स्थायी भाव की विशेषता है, मूर्त होते हैं ये भी आपका स्थायी भाव का विशेषता है, मानसिक रचनाएं हैं ये भी आपके स्थायी भाव के प्रकार विशेषताएं हैं, और आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है स्व अनुभूत होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये आपके स्थायी भाव के विशेषता नहीं होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 110 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से ऐसे खेल विधि नहीं है, एक खेल विधि नहीं है, ये आपका बताने बोल रहा है। एक खेल विधि नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपके ऑप्शन दिए हैं विनेटका योजना, डाल्टन योजना, वाटसन योजना और बेसिक शिक्षा। तो देखिए आपका जो इसमें से वाटसन योजना है ये आपके क्या है, एक खेल विधि नहीं है, बाकी तीनों आपकी एक खेल विधि है। नेक्स्ट देखिए 111 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा तत्व है जिसका प्रभावी शिक्षण में न्यूनाधिक सहयोग पाया जाता है। जो न्यूनाधिक सहयोग है वो आपका पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें से जो आपकी शिक्षण अनुभूति है इसमें आपकी क्या होती है, यह एक ऐसा तत्व है जिसकी में क्या होती है, प्रभावी शिक्षण में न्यूनाधिक सहयोग पाया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 112 नंबर क्वेश्चन है। देखिए शिक्षण नियोजन का संबंध नहीं है, यहाँ भी आपको नहीं है पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, अध्ययन उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से, या आपका शिक्षण नियोजन के उद्देश्य हैं, शिक्षण उद्देश्य की पहचान से, ये भी आपका उद्देश्य है। ठीक है, शिक्षण नियोजन से संबंधित है ये। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कार्य विश्लेषण से, ये भी आपका नियोजन से संबंधित है। ठीक है, लास्ट आपका दिया हुआ है कक्षा में छात्रों को उचित स्थान पर बैठाने से, तो ये आपका छात्र नियोजन से शिक्षण नियोजन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 113 आपका दिया हुआ है कार्य विश्लेषण का संबंध है, आपका जो कार्य विश्लेषण है उसका संबंध है छात्र अधिगम संबंधी परिस्थितियों से, छात्र अधिगम संबंधी प्रत्याशित व्यवहार से, या फिर छात्र के अधिगम संबंधी क्रियाओं से, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है अपेक्षित निष्पत्ति और आपका संबंधित मानदंडों के निर्धारण से तथा उपरोक्त में सभी से। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाता है कि अपेक्षित निष्पत्ति संबंधी जो मानदंड के निर्धारण से तथा ये जो तीनों हैं इन तीनों से। ठीक है, तो कार्य विश्लेषण संबंध रखता है उपरोक्त सभी से। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए कार्य विश्लेषण से लाभ आपके, ठीक है, कार्य विश्लेषण के अब लाभ आपके क्या हैं। एक तो दिया हुआ है आपका शिक्षक को छात्र अधिगम संबंधी परिस्थितियों का सुपरिचित ज्ञान होना चाहिए, तो देखिए ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए शिक्षक को शिक्षण कार्य में से सुपरिचित कराना, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ए और बी दोनों सत्य है, तो देखिए, और लास्ट दिया हुआ है ए और बी दोनों असत्य है, तो यहाँ तो हमारा ए और बी दोनों सत्य निकला, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सत्य हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 115 आपका दिया हुआ है शिक्षक के द्वारा पाठ्य वस्तु विश्लेषण के समय ध्यान दिया जाता है।
आपके जो पाठ्य वस्तु विश्लेषण है उसके समय एक शिक्षक के द्वारा क्या ध्यान दिया जाता है, पाठ्य तत्वों पर, तो जी ये राइट हो जाएगा। उप प्रकरण पर, ये भी राइट हो जाएगा। प्रकरण पर, ये भी आपका राइट है। मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 116, क्रियात्मक उद्देश्यों के दोनों सिरों के छोरों पर पाए जाने वाले उद्देश्य हैं। आपके जो तो क्रियात्मक उद्देश्य है उनके दोनों सिरों के छोरों पर जो पाए जाने वाले उद्देश्य हैं वो आपके क्या हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, उद्दीपन, आदत निर्माण, तो जी ये राइट हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है उद्दीपन स्वाभिकरण, तो ये आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट दिया हुआ है हस्तांतरण आदत निर्माण, तो ये भी आपका रॉन्ग है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो जी नहीं, क्योंकि हमें एक आंसर मिल चुका है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपन और आदत निर्माण, ये आपके दोनों सिरों के छोरों पर पाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 117 आपका दिया हुआ है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके देखिए दिए हुए हैं मस्तिष्क से, हाथों से, हृदय से या फिर बातों से। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात होती है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात होती है तो हमें क्या याद आता है, माइंड। ठीक है, तो माइंड जो आपकी होती है, मस्तिष्क से जो आपकी ज्ञानात्मक उद्देश्य की का संबंध है, ये यहाँ पे प्राप्त होता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118 दिया हुआ है, सर्वाधिक जटिल वर्गीकरण को वर्तमान में भी मान्य है वह है। जो आपकी सर्वाधिक जटिल वर्गीकरण है जो वर्तमान में भी मान्य है वह आपकी क्या है, भावात्मक क्षेत्र का, या फिर मनोक्रियात्मक क्षेत्र का, ज्ञानात्मक क्षेत्र का, या फिर ABC तीनों। तो कि क्या है वो आपका हो जाता है भावात्मक क्षेत्र का। ठीक है, सर्वाधिक जटिल जो वर्गीकरण है जो वर्तमान में भी मान्य है वह आपका क्या हो जाएगा, भावात्मक क्षेत्र का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 119 दिया हुआ है, पाठ्य वस्तु विश्लेषण के प्रमुख स्रोत हैं। आपकी जो पाठ्य वस्तु विश्लेषण है उसके प्रमुख स्रोत क्या हैं, ये आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो जस्ट हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं इसका क्वेश्चन और आंसर। तो बताइए क्या हो जाएगा, छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखना, तो ये आपका राइट हो जाएगा। प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना, ये भी आपका राइट हो जाएगा। छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना, तो जी ये भी आपका राइट हो जाएगा। मीन्स इसके अकॉर्डिंग पाठ्य विश्लेषण के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, तो उपरोक्त सभी आपके पाठ्य वस्तु के विश्लेषण के प्रमुख स्रोत हैं। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120 है आपका, पाठ्य वस्तु के तत्वों की विशेषता नहीं है। जस्ट हमने ऊपर देखा स्रोत है, तो और अब हमें देखना है यहाँ पे विशेषता नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आ जाता है, छात्रों के तत्वों के प्रति की जाने वाली अनुक्रिया के आधार पर व्यवहार परिवर्तन का पता लगाना। ठीक है, ये आपकी विशेषता में आ जाती है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है छात्रों के व्यवहार के आधार पर विभिन्न तत्वों की स्थिति का अनुमान लगाना, तो ये भी आपकी विशेषता में आती है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका छात्रों के द्वारा तत्व के ज्ञान होने की स्थिति में अपनी सकारात्मक अनुक्रिया जाहिर करना, तो ये भी आपकी जो विशेषताओं में आ जाती है। और लास्ट आपका दिया हुआ है छात्रों के तत्वों में पारंगत होने की स्थिति की प्रत्याशा करना, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाता है। अब ये रॉन्ग कैसे है कि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि छात्रों से तत्वों में पारंगत होने की स्थिति की जो प्रत्याशा है वो करना, तो यह आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हर छात्र, हर जो स्टूडेंट है वो हर चीज़ में पारंगत नहीं होते हैं, हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्याशा करना रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 121 आपका क्वेश्चन है कि शैक्षिक उद्देश्यों एवं शिक्षण उद्देश्यों में विभेद किया जाता है। ठीक है, आपका जो शैक्षिक उद्देश्य है और आपका शिक्षण उद्देश्य है दोनों में आपका क्या किया जाता है, विभेद किया जाता है। तो आपकी क्या विभेद हो जाती है, किस पर किया जाता है, वो कालिक आधार पर, तो ये आपका राइट है। अंश एवं संपूर्णता के आधार पर इस पर भी किया जाता है आपका, स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर भी किया जाता है आपका। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी आधारों पर, तो जी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आधारों पर विभेद किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 122 आपका दिया हुआ है, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास यह उद्देश्य कहा जाएगा।
किस चीज़ का उद्देश्य कहा जाएगा? ये शैक्षिक उद्देश्य कहा जाएगा, विशिष्ट उद्देश्य कहा जाएगा, शिक्षण उद्देश्य कहा जाएगा, या फिर राष्ट्रीय उद्देश्य कहा जाएगा? तो आपका जो राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास जो है वो आपका शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 123 आपका क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों का जो स्रोत है वो क्या है? आर्थिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, राजनीति, या फिर सामाजिक दर्शन? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, वो आपका शैक्षिक उद्देश्य का स्रोत होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124 आपका है क्वेश्चन, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध होता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध किससे होता है? सूचनाओं, ज्ञान और तथ्यों की जानकारी से। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण से, फिर रुचि, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों के विकास से, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य का जो संबंध होता है वो आपका होता है सूचनाओं, ज्ञान और तथ्यों की जानकारी से। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 115 है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य की सर्वोपरि श्रेणी मूल्यांकन है, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है आपका? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक विवेचन से, स्वर निर्णय, बाह्य एवं आंतरिक निर्णय से, या फिर आपका परीक्षण से, या परीक्षा से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य की जो सर्वोपरि श्रेणी का मूल्यांकन है उसका अर्थ है कि बाह्य और आंतरिक दोनों निर्णय से जो निर्णय लिया जाता है उससे होता है। मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट और देखते हैं 126 नंबर आपका क्वेश्चन है, संप्रत्यय संबोध की आधारशिला है। जो आपकी संप्रत्यय संबोध की आधारशिला है वो क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए आपके क्या क्या दिए हुए हैं। आपके दिए हुए हैं अबोध एवं विश्लेषण, नेक्स्ट दिया है मूल्यांकन एवं विश्लेषण, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है संश्लेषण एवं विश्लेषण, और लास्ट आपका दिया हुआ है व्यक्तिकरण एवं विश्लेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अबोध एवं विश्लेषण जो है वो संप्रत्यय संबोध की आधारशिला है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से कार्य सूचक क्रिया है जिसका संबंध ज्ञान उद्देश्य से नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं हो सकता है बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर क्या क्या दिया हुआ है आपका, प्रत्यय स्मरण करना, पहचान करना, सूचीबद्ध करना और व्याख्या करना। तो आपकी जो ज्ञान उद्देश्य से नहीं हो सकता है वो आपकी होती है व्याख्या करना, आपका जो है ज्ञान उद्देश्य से नहीं हो सकता कार्य सूचक क्रिया का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 128 आपका दिया हुआ है, छात्र में किसी सिद्धांत के पूर्व कथन करने की योग्यता का विकास हो पाना संभव है। किसके अंतर्गत? अनुप्रयोगों के अंतर्गत, संश्लेषण के द्वारा, या फिर विश्लेषण के अंतर्गत, या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए छात्रों में किसी सिद्धांत के जो पूर्व कथन करने की योग्यता का विकास होता है वो अनुप्रयोगों के अंतर्गत होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 119 आपका दिया है, 29 आपका दिया हुआ है कि श्रवण करना मीन्स सुनना, और स्वीकृति देना तथा रुचि प्रकट करना, इन तीनों कार्यों का जो सूचक क्रिया है इन तीनों कार्य सूचक क्रियाओं का जो संबंध है वो किससे है, यह आपका पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है आग्रहण, प्रतिक्रिया, या फिर अनुमूल्यन से, या फिर व्यवस्थापन से। तो देखिए पहले सुन लेना, फिर उसकी स्वीकृति देना मीन्स उसको रिसिप्ट करना, देन आपका क्या हो जाता है उसमें रुचि प्रकट करना। ठीक है, तो ये जो तीनों कार्य होते हैं ये हम किसके अंतर्गत कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं प्रतिक्रिया द्वारा कर रहे हैं। मीन्स इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्य का जो सही वर्गीकरण है वो क्या है? ठीक है, अब देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण फिर सृजनात्मक। बी दिया हुआ है ज्ञान बोध प्रयोग सृजनात्मक। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण फिर मूल्यांकन, और लास्ट आपका दिया हुआ है ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण फिर सृजनात्मक। तो देखिए इसमें से राइट आंसर आपका जो हो जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर प्रयोग, फिर उसका क्या? सृजनात्मकता।
क्लियर है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, बट हमारा जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 131 आपका नंबर है। क्वेश्चन नंबर कि अनुप्रयोग के अंतर्गत मानसिक योग्यताएं निहित रहती है। आपकी जो अनुप्रयोग है उसके अंतर्गत मानसिक योग्यताएं निहित रहती है किसमें? पूर्व कथन करना एवं विश्लेषण करना, परिकल्पना की स्थापना करना एवं निष्कर्ष निकालना, नेक्स्ट है आपका तर्क करना एवं परिकल्पना का प्रतिपादन करना, या फिर आपका उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अनुक्रिया के अंतर्गत जो मानसिक योग्यताएं निहित रहती है वो आपकी ए बी सी तीनों होती है। ठीक है, मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 132 है आपका दिया हुआ है, सर्वोच्च स्तर पर सभी शिक्षण उद्देश्य के एक विशेष गुण के दर्शन होते हैं। यह गुण है समस्त मानसिक पक्षों के को एकीकरण और जिससे बहुमुखी व्यक्ति का विकास हो सके, और नेक्स्ट है आपका समस्त मानसिक पक्षों की वैविध्यता जिससे वे एक दूसरे से पृथक नज़र आ सके, या फिर आपका समस्त मानसिक पक्षों का आंशिक तालमेल जिससे शिक्षा के मूल लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सके, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सर्वोच्च स्तर पर जो सभी शिक्षण उद्देश्य के एक विशेष गुण के दर्शन होते हैं, और वह गुण आपका होता है जो समस्त मानसिक पक्षों का एकीकरण होता है जिससे बहुमुखी व्यक्ति का क्या हो सके? विकास हो सके। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 133 है आपका, शिक्षण व्यवस्था का संगठन का संबंध है। आपका जो शिक्षण व्यवस्था है उसके संगठन का संबंध है समुचित दृश्य श्रव्य सामग्री के चयन से, समुचित संप्रेषण विधियों के चयन से, समुचित शिक्षण युक्तियों के चयन से, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाता है? देखिए आपका इसका आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। जो शिक्षण व्यवस्था का जो संगठन का संबंध है वो आपका उपरोक्त सभी से हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 134 है आपका, शिक्षण युक्तियों का संबंध है। आपका जो शिक्षण युक्ति है उसका संबंध है क्या है? किससे संबंध है? अधिगम संरचना से, अधिगम अनुभव से, अधिगम उपलब्धियों से, या फिर अधिगम परिस्थितियों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए शिक्षण युक्तियों का जो संबंध होता है वो अधिगम संरचना से होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 135, संकेत अधिगम का तात्पर्य है कि प्राणी प्रत्येक उद्दीपक के लिए क्रियाएं करेगा। ठीक है, अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक समान, सब कभी एक समान, कभी अलग अलग, कभी अलग अलग, अलग अलग, एक समान, और कहा नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग। जो संकेत अधिगम का तात्पर्य है कि प्राणी प्रत्येक उद्दीपक के लिए क्रियाएं करेगा तो वो करेगा अलग अलग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 136 नंबर आपका क्वेश्चन है, संकेत अधिगम के लिए पूर्व परिस्थितियों का क्या होना चाहिए? पूर्व कथन असंभव है, पूर्व कथन संभव है, पूर्व परिस्थितियां अस्पष्ट होती है, या फिर पूर्व परिस्थितियां यकायक प्रकट होती हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए जो संकेत अधिगम के लिए जो पूर्व परिस्थितियों का क्या होता है? पूर्व परिस्थितियां अस्पष्ट होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 137 नंबर क्वेश्चन है आपका, संकेत अधिगम की दशा में निम्नलिखित शिक्षण युक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है। ठीक है, जो संकेत अधिगम है उसकी दशा में जो निम्नलिखित शिक्षण युक्ति है उसका प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। तो इसमें आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं देखिए, देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए छात्रों को ऐसे उद्दीपन प्रदान किए जाए जिससे वे अधिगम सामग्री पर साधिकार योग्यता प्राप्त कर सके, या फिर बी नंबर आपका दिया हुआ है छात्रों की सही अनुक्रियाओं को पुनर्बलन प्रदान करना, या फिर आपका छात्रों को पर्याप्त उद्दीपन प्रदान करना जिससे वे एक अनुक्रिया के लिए तत्पर रह सके, या फिर आपका उपरोक्त सभी शिक्षण युक्तियों का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए डी है, उपरोक्त जो सभी शिक्षण युक्तियों का प्रयोग किया जाना अनिवार्य हो जाता है। ये आपका कह रहा है मीन्स पूरे ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 138 आपका दिया हुआ है कि श्रृंखला अधिगम के परिप्रेक्ष्य में उत्तम शिक्षण युक्ति है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं देखिए, फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है उद्दीपन क्रियाओं को क्रमशः अग्रिम श्रृंखला में
तत्पश्चात पश्य श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया जाए, या फिर आपका छात्रों के समक्ष विषय वस्तु की संपूर्ण श्रृंखला को विस्तृत ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। और नेक्स्ट है आपका उपरोक्त दोनों का ही प्रयोग किया जाए, और डी नंबर ऑप्शन है आपका उपरोक्त में किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त जो दोनों हैं उनका प्रयोग किया जाए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 139, बहुभेदीय। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे? बहुभेदीय प्रकार के अधिगम के लिए आवश्यक अधिगम उपाय है। क्या है? ऑप्शन है आपका पुनः समस्त उद्दीपन एवं अनुक्रियाओं को साथ साथ प्रस्तुत किया जाए ताकि छात्रों द्वारा उनमें अंतरों की पहचान की जा सके, या फिर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले उद्दीपनों एवं अनुक्रियाओं को जहां तक संभव हो अलग अलग रखना चाहिए। फिर सी नंबर है आपका छात्रों को मुक्त रूप से विभिन्न उद्दीपनों एवं अनुक्रियाओं में अंतर ढूंढने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, या फिर आपका उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उपरोक्त जो तीनों हैं वो क्या हो जाएंगे? सत्य कथन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 140 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण युक्ति सिद्धांत अधिगम के अनुकूल नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे आपको नहीं है ये बताना है, ठीक है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, प्रत्ययों की विशेषता का अभ्यास कराया जाए जिससे कठिन स्थलों को सुगम बनाया जा सके। बी आपका दिया हुआ है, छात्रों को विभिन्नताओं को पहचानने के अवसर प्रदान किए जाए, या फिर सी नंबर दिया हुआ है, छात्रों को सामान्यीकरण के लिए प्रेरित किया जाए, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाता है? आपका इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्ययों की श्रृंखला का अभ्यास कराया जाए जिससे कठिन स्थलों को सुगम बनाया जा सके। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 141 है आपका, संवेदनशील प्रशिक्षण के माध्यम से एक शिक्षक निम्नलिखित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। तो किसकी प्राप्ति कर सकता है? ऑप्शन है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और उपरोक्त में से सभी उद्देश्य। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी उद्देश्य। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, संवेदनशील प्रशिक्षण के माध्यम से एक शिक्षक निम्नलिखित अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। किसकी प्राप्ति कर सकता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य या उपरोक्त में से सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है आपका, क्रियात्मक उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। आपका जो क्रियात्मक उद्देश्य है उसकी प्राप्ति संभव है किससे? संवेदनशील प्रशिक्षण शिक्षण आवयों के माध्यम से, पाठ्य प्रदर्शन शिक्षण आवयों के द्वारा, या फिर ए और बी दोनों से, या फिर उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है, संवेदनशील प्रशिक्षण शिक्षण आवयों के माध्यम से और पाठ्य प्रदर्शन शिक्षण आवयों के द्वारा, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मिसेस के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तो क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है दोनों के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 143 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री शिक्षण प्रक्रिया पर प्रभाव डालती है। ठीक है, ऑप्शन है आपका शिक्षण स्थानांतरण करके, धारण शक्ति में वृद्धि करके, ज्ञान प्राप्ति एवं पुनर्बलन के रूप में, या फिर उपरोक्त में सभी रूप में। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी आपका आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री शिक्षण प्रक्रिया का प्रभाव डालती है, वो आपकी तीनों हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 144 है आपका, अधिगम उद्देश्यों की संपूर्ण प्राप्ति में लाभदायक सहायक सामग्री युग्म है। क्या है आपका? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, शैक्षिक यात्रा, भाषा, प्रयोगशाला एवं रेडियो। बी आपका दिया हुआ है चित्र, प्रतिमान एवं चलचित्र। सी आपका दिया हुआ है टेप, ग्रामोफोन या फिर दूरदर्शन। डी आपका दिया हुआ है रेडियो, दूरदर्शन एवं टेप रिकॉर्डर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अधिगम उद्देश्यों की संपूर्ण प्राप्ति में जो लाभदायक सहायक सामग्री युग्म है वो आपकी हो जाती है ऑप्शन नंबर सी, टेप, ग्रामोफोन और आपका दूरदर्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 145 है आपका, निम्नलिखित में से श्रृंखलाबद्ध अधिगम के लिए उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री है। ऑप्शन है आपके रेडियो, चलचित्र, ग्रामोफोन, दूरदर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका ए है रेडियो, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो श्रृंखलाबद्ध जो अधिगम है, अधिगम के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री मानी जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 146 है आपका, भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से अधिगम के निम्नलिखित स्वरूपों की प्राप्ति संभव होती है। ठीक है, अब वो कैसी किस मतलब अधिगम के लिए होती है? तो देखिए, संकेत श्रृंखला एवं बहुभेदीय अधिगम, संकेत प्रत्यक्ष एवं सिद्धांत अधिगम, प्रत्यक्ष सिद्धांत एवं बहुभेदीय अधिगम, श्रृंखला सिद्धांत एवं बहुभेदीय अधिगम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भाषा प्रयोग के माध्यम से अधिगम के जो संकेत श्रृंखला एवं बहुभेदीय अधिगम है, उन स्वरूपों की प्राप्ति जो है संभव होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 147 है, शैक्षिक यात्राएं लाभप्रद सिद्ध होती है। ऑप्शन है श्रृंखला अधिगम में, सिद्धांत अधिगम में, या फिर आपका प्रत्यक्ष अधिगम में, या फिर उपरोक्त सभी प्रकार के अधिगम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी प्रकार के अधिगम में क्या होती है? ये हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 148 नंबर क्वेश्चन है, प्रशंसा एवं निंदा दोनों ही अभिप्रेरणा प्रविधियां हैं, इनमें से निंदा का प्रयोग करना उचित रहेगा। ऑप्शन है होशियार छात्रों के साथ, दुर्बल छात्रों के साथ, सामान्य छात्रों के साथ, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है आपका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सामान्य छात्रों के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 149, कक्षा शिक्षण में अभिप्रेरणा का महत्व है। आपका जो कक्षा शिक्षण है उसमें अभिप्रेरणा का महत्व क्या है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, छात्रों के वांछनीय परिवर्तन में सहायता करना, छात्रों के व्यवहार को शक्ति प्रदान करना, छात्रों के व्यवहार का संचालन करना, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण में अभिप्रेरणा का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी आपके अभिप्रेरणा के महत्व हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 150 आपका क्वेश्चन क्या है, दंड का बहुधा प्रयोग विद्यालय अनुशासन को प्रभावी बनाने में किया जाता है और यह दंड अभिप्रेरणा के रूप में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा यदि अवांछित व्यवहार की दशा में तत्काल दंड व्यवस्था की जाए, या फिर आपका अवांछित व्यवहार का परिणाम क्षतिपूर्ति हो, या फिर इसे पुरस्कार के साथ प्रयोग किया जाए, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 151, छात्र के लिए अभिप्रेरणा प्रविधियों के प्रयोग के लिए शिक्षक को उनके चयन के अधोलिखित मानदंड को प्रयोग करना चाहिए। क्या? ऑप्शन है आपका अधिगम के उद्देश्य, छात्रों की आवश्यकताएं, अधिगम संरचना, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि छात्र के लिए अभिप्रेरणा प्रविधियों के प्रयोग के लिए शिक्षक को उनके चयन के अधोलिखित मानदंड को प्रयोग करना चाहिए, तो आपका उद्देश्य सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 52 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, अनुदेशात्मक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तत्व हैं। जो आपके अनुदेशात्मक प्रक्रिया है उसमें महत्वपूर्ण तत्व क्या है? उद्देश्य रचना, कार्य विश्लेषण, या फिर मूल्यांकन, या फिर आपका उद्देश्य रचना, कार्य विश्लेषण, पूर्व व्यवहार, शिक्षण सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया, या और मूल्यांकन एवं निदान, या फिर आपका उद्देश्य रचना, कार्य विश्लेषण, पूर्व व्यवहार और शिक्षण सामग्री, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 152 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 153 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के अधिगम को मनोवैज्ञानिक रूप से अधिगम नहीं कहा जाता है? ठीक है, कौन से अधिगम को मनोवैज्ञानिक जो रूप में अधिगम नहीं कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके अभिप्रेरणा से उत्पन्न अधिगम, थकान से उत्पन्न अधिगम, परिपक्वता से उत्पन्न अधिगम, उपरोक्त सभी के फलस्वरूप होने वाला अधिगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी के फलस्वरूप होने वाले जो अधिगम है उसे मनोवैज्ञानिक रूप में अधिगम नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 154 है आपका, बुनियादी अधिगम परिस्थिति निम्नलिखित है। ठीक है, अब ऑप्शन आपके क्या क्या दिए हुए हैं देखिए, समीपता,
पुनर्बलन, सामान्यीकरण, अभ्यास, विभेदीकरण। ठीक है, इन्हें क्रमबद्धता होगी। ठीक है, तो क्रमबद्धता रूप से इसे कैसे लिखा जा सकता है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बुनियादी अधिगम परिस्थितियां निम्नलिखित हैं, तो क्या हो जाएगी इसके आंसर आपकी। देखिए सबसे पहले आपका नंबर पे आ जाता है सॉरी, देखिए बुनियादी अधिगम परिस्थितियां, फर्स्ट आपकी समीपता हो जाती है, सेकंड आपकी हो जाती है पुनर्बलन, थर्ड आपकी होती है सामान्यीकरण, फोर्थ आपकी होती है अभ्यास और फिफ्थ आपकी होती है विभेदीकरण। तो मीन्स आपका पूरा क्रमबद्ध है ये। ठीक है, लाइन से दिया हुआ है आपका, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 आपका कहाँ दिया हुआ है, तो फर्स्ट में तो नहीं दिया हुआ है, सेकंड में 1 2 3 4 5 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 155 नंबर आपका क्वेश्चन है, समीपता का संबंध है। ठीक है, समीपता का संबंध किससे है, आपके ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, दो उद्दीपनों को एक समान अनुक्रिया के लिए प्रस्तुत करना, दो अनुक्रियाओं के लिए एक समान उद्दीपक प्रस्तुत करना, किन्हीं दो उद्दीपकों को परस्पर इकट्ठा करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है, दो उद्दीपनों को एक समान अनुक्रिया के लिए प्रस्तुत करना है, यह आपका क्या हो जाता है, समीपता का संबंध हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 156 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रत्यय एवं अधिनियम के शिक्षण की उपयोगिता है। ठीक है, प्रत्यय एवं अधिनियम के शिक्षण की उपयोगिता क्या है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, अनुदेशन को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करना, छात्रों को यांत्रिक क्रियाओं की शिक्षा प्रदान करना, छात्रों को बाह्य वातावरण में उपस्थिति वस्तुओं से परिचित कराना, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो हैं वो आपके प्रत्यय एवं अधिनियम के शिक्षण की उपयोगिता हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 157 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौशलात्मक शिक्षण की विशेषता है। आपका जो कौशलात्मक शिक्षण है उसकी विशेषता क्या क्या है। ऑप्शन है आपके, जटिल क्रियात्मक अनुक्रियाओं की श्रृंखलाबद्धता, शारीरिक एवं मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय, क्रियात्मक क्रियाओं की श्रृंखलाबद्धता, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी करते जाइए, क्योंकि मैं आंसर बताते जा रही हूँ, बट ऐसा है नहीं कि आप लोग अगर आंसर जान लेंगे तो आप आंसर नहीं करेंगे। आप अपना आंसर भी हमें बताते जाइए और चेक करते रहिए आप लोगों का आंसर राइट है या रॉन्ग। ठीक है, और स्कोर जरूर बताइएगा लास्ट में। ठीक है, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा एक बार। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौशलात्मक शिक्षण की जो विशेषता है वो एक हो जाती है आपकी जटिल क्रियात्मक एवं अनुक्रियाओं की जो श्रृंखलाबद्धता है ये आपकी हो जाती है। नेक्स्ट आपकी होती है शारीरिक एवं मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय, ये भी आपका राइट हो जाएगा। क्रियात्मक क्रियाओं की श्रृंखलाबद्धता, तो ये भी आपकी कौशलात्मक शिक्षण की विशेषता के अंतर्गत आ जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी से करवा रही हूँ, वरना मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर कट करके बताती। ठीक है, बट कोई नहीं, ये हमारा मैराथन क्लास है इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सेशंस आएंगे जितने भी, वैसे भी मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के जो सेशंस है वो एक बार मैं आप लोगों को क्लियर करवा चुकी हूँ, तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगी। तो देखिए कौशलात्मक अधिगम की जो अवस्थाएं हैं वो क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, ज्ञानात्मक स्थिरीकरण और स्वाधीनस्थ। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ज्ञानात्मक, भावात्मक और प्रतिरोधात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक और स्थिरीकरण, और लास्ट आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ज्ञानात्मक, स्थिरीकरण और स्वाधीनस्थ। ठीक है, कौशलात्मक अधिगम की जो अवस्थाएं होती है वो होती है ज्ञानात्मक, देन उसका होता है स्थिरीकरण, फिर क्या हो जाता है, स्वाधीनस्थ हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 159 आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रविधि की आधारभूत मान्यता है। क्या है, शिक्षण व्यवहार एक सामाजिक अंतःक्रिया है, शिक्षण व्यवहार एक शिक्षक केंद्रित क्रिया है, शिक्षण व्यवहार एक अभिप्रेरित क्रिया है, या फिर शिक्षण व्यवहार एक नियोजित क्रिया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं कि अंतःक्रिया विश्लेषण प्रविधि की जो आधारभूत मान्यता है वो क्या हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण व्यवहार एक सामाजिक अंतः प्रक्रिया है, ये आपकी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 60 दिया हुआ है, कक्षा में शिक्षक संबंधी प्रत्यक्ष व्यवहार की कसौटी नहीं है, अप्रत्यक्ष व्यवहार की कटौती नहीं है। कौन सी नहीं है कसौटी, छात्रों के विचारों को स्वीकार करना,
नेक्स्ट आपका दिया हुआ है प्रशंसा एवं प्रोत्साहित करना, छात्रों की अनुभूति को स्वीकार करना या फिर छात्रों को दंड प्रदान करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों को दंड प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 161 है आपका, कक्षा में शिक्षक के प्रत्यक्ष व्यवहार संबंधी फ्लैडर्स ने मानदंड निर्धारित किए हैं। ऑप्शन है आपका आलोचना करना, निर्देशन देना, व्याख्यान देना और या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो हैं वो कक्षा में शिक्षक के प्रत्यक्ष व्यवहार संबंधी फ्लैडर्स ने मानदंड निर्धारित किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 162 है, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की सीमाएं हैं। आपकी जो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है उसकी सीमाएं क्या क्या हैं? ऑप्शन है आपकी शिक्षक एवं छात्र क्रियाओं का पृथक पृथक अंकन करना, कक्षा शिक्षण का केवल 10 वर्गों में विभाजित अनुपयुक्त है, या फिर आपका केवल शाब्दिक संप्रेषण का निरीक्षण किया जा सकता है, या फिर उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 163 नंबर क्वेश्चन है आप, शिक्षण कौशल है एक, शिक्षण कौशल क्या है? यह एक अधिगम सुगम्यता की स्थिति है, या फिर कक्षा अंतःक्रिया की परिस्थिति, या फिर शिक्षण क्रिया एवं व्यवहारों का सांगोपांग स्वरूप, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपकी जो शिक्षण कौशल है वो क्या है? तो देखिए आपकी शिक्षण कौशल उपरोक्त सभी है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 164 है आपका, उद्दीपन विभिन्नता उद्दीपन भिन्नता का तात्पर्य है। क्या है उद्दीपन भिन्नता का तात्पर्य? शिक्षक द्वारा अपने व्यवहार में जानबूझकर परिवर्तन करना, कक्षा वातावरण में जानबूझकर विषय परिवर्तन करना, छात्रों द्वारा अपने व्यवहारों में परिवर्तन करना, या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए उद्दीपन भिन्नता का जो तात्पर्य है वो शिक्षक द्वारा अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन किया जाता है उससे होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 165 नंबर क्वेश्चन है आपका, पुनर्बलन कौशल में शिक्षक करता है, क्या करता है? छात्रों की प्रशंसा, छात्रों के तिरस्कार, छात्रों की निंदा, या फिर छात्रों पर अत्याचार। तो क्या करता है इसमें आपका पुनर्बलन कौशल में जो शिक्षक है वो छात्रों की प्रशंसा करता है, जिससे वो क्या कर सके, अच्छे से अपना कार्य कर सके। नेक्स्ट देखिए श्यामपट्ट कार्य की उपयुक्तता होगी जबकि एक शिक्षक इस पर कार्य करेगा, संक्षिप्त एवं स्पष्ट कार्य, चित्रों में रंगीन चौक का उपयोग, सतत एवं सुंदर कार्य, या फिर उपरोक्त में सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो श्यामपट्ट कार्य की उपयुक्तता होगी जबकि एक शिक्षक इस पर कार्य करेगा तो क्या करेगा वो? पहले तो वो उसे क्या करेगा, संक्षिप्त और स्पष्ट कार्य करना चाहेगा उस पर, चित्र में रंगीन चौक का उपयोग करेगा और सतत एवं सुंदर कार्य करेगा। तो उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 167 नंबर आपका क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का संबंध नहीं है। आपका जो सूक्ष्म शिक्षण है उसका संबंध किससे नहीं है? ज्ञान प्राप्ति की स्थिति से, विषय वस्तु हस्तांतरण से, कौशल अधिग्रहण स्थिति से, या फिर परमाणविक शिक्षण प्रक्रिया से। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा परमाणविक शिक्षण प्रक्रिया से जो है सूक्ष्म शिक्षण का संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 168 नंबर आपका क्वेश्चन है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। इस कथ्य से संभावनाएं हैं कि, कौन सी संभावनाएं हैं इस कथ्य से? कि शिक्षण विधि जन्मजात होती है, या फिर शिक्षण विधि परिपक्वता का परिणाम है, या शिक्षण विधि अनुभव की देन है, या फिर शिक्षण विधि सिखाई जा सकती है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आपका आंसर हो जाता है शिक्षण विधि क्या है? जन्मजात होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 169 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिक्षण विधि के बिना पढ़ना तो संभव है किंतु इसमें हानि है। ठीक है, पढ़ाना तो संभव है किंतु इसमें हानि है। तो क्या हानि है? अव्यवस्थित क्रम हो जाएगा, अविकसित अधिगम परिस्थिति, उद्देश्य की प्राप्ति ना हो पाना, और उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर शिक्षण विधि बिना
सॉरी शिक्षण विधि के बिना अगर पढ़ाना संभव है तो इसमें क्या हानि होती है कि वो अव्यवस्थित कम रहेगा, अविकसित अधिगम परिस्थितियां होंगी उसमें, और उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 170 है आपका। बाह्य जगत के ज्ञान एवं छात्र के मस्तिष्क के मध्य जब प्रत्यक्ष संपर्क सूत्र स्थापित कर दिया जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? शिक्षण विधि, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण युक्ति या फिर शिक्षण चातुर्य। तो आप इसको क्या कहते हैं? अगर बाह्य जगत के ज्ञान एवं छात्र के मस्तिष्क के बीच जब प्रत्यक्ष संपर्क सूत्र स्थापित कर दिया जाता है तो इसे कहते हैं शिक्षण विधि। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 171 नंबर क्वेश्चन है आपका। वन 171 नंबर क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित विधि का गुण है। आपका जो बाल केंद्रित विधि का गुण क्या है ये आपको पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके, बालकों को सिर पर बैठाना, बालकों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुकूल पढ़ाना, बालकों को कक्षा के केंद्र में स्थापित करके पढ़ाना, या फिर बालकों को सामूहिक रूप से पढ़ाना। तो देखिए भाई, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो आपका ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। ये बाल केंद्रित विधि का गुण बिल्कुल भी नहीं होता है। बालकों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुकूल पढ़ाना, ये आपका एक राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, बालकों को कक्षा के केंद्र में स्थापित करके पढ़ाना, नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमें भी। अगर कोई हमारे जो टीचर्स हैं वो अगर बिल्कुल भी पूरे क्लास के बीच में बैठा कर हमें अगर पढ़ाए तो हमें बहुत ही एम्बेरस फील होता है। ठीक है, तो ये तो एकदम रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा बालकों को सामूहिक रूप से पढ़ाना, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बाल केंद्रित विधि का जो गुण है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालकों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुकूल पढ़ाना। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 172 नंबर आपका क्वेश्चन है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का अंतिम परिणाम है, क्या है आपका? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, शिक्षक के प्रभुत्व पर आश्रित रहना, पारंपरिक संस्थाओं में आस्था व्यक्त करना, तथ्यों को याद करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां हैं उसका जो अंतिम परिणाम होता है वो आपका ये सारे होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 173 नंबर आपका क्वेश्चन है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि के प्रक्रियात्मक विमा में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है इसमें आपका? पुनरावृत्ति, स्मृति, प्रभुत्व या खोज प्रवृत्ति। तो देखिए ये जो खोज प्रवृत्ति है ये आपका इसमें सम्मिलित नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 174 है आपका, शिक्षक केंद्रित विधियों में जो गुण उपस्थित रहता है वो आपका क्या है? नवीन तकनीकियों की अवहेलना करना, शिक्षक की संप्रभुता का, या फिर औपचारिकता का, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर देखिए 175 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य होता है, क्या होता है? छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करना, छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करना, छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यता का विकास करना। तो देखिए मुझे तो ये सारे सही लगते हैं और ये सारे सही भी है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 176 नंबर आपका है, छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका रहती है। तो क्या भूमिका रहती है आपका? यहाँ पे दिया हुआ है, छात्रों की कल्पना निर्माण में मदद करना, तो ये आपका राइट है। छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना, जी ये भी राइट है। शिक्षक की जो भूमिका रहती है वो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा रहती है। फिर समस्या उत्पन्न करने वाले परिस्थितियों का निर्माण करना, ये भी आपका राइट है। अगर वो समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे तभी तो जो छात्रों को उसमें जो रुचि नहीं होगी, उसको पूछने की जो इच्छा नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 177 नंबर आपका क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित विधि का अंतिम उत्पाद है। आपका जो छात्र केंद्रित विधि है उसका अंतिम उत्पाद क्या है यह आपको बताने बोल रहा है। ऑप्शन है आपका, बालकों में उच्च स्तरीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का विकास करना, ये राइट है आपका। बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, ये भी राइट है आपका। बालकों की क्षमता में
वृद्धि करना, ये भी राइट है आपका। जो छात्र केंद्रित विधि का जो अंतिम उत्पाद होता है ये सारे हैं। नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 178 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक नवीन प्रयोग एवं तकनीकियों को अपनाने के लिए प्रयासरत रहता है छात्र केंद्रित विधियों में, शिक्षक केंद्रित विधियों में, ए और बी दोनों विधियों में, या फिर उपरोक्त में से किसी भी विधियों में नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छात्र केंद्रित विधियों में जो होता है शिक्षक नवीन प्रयोग एवं तकनीकों को अपनाने के लिए प्रयासरत रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 179 है आपका, शिक्षक प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयासरत रहता है। किसमें? बाल केंद्रित शिक्षण विधि में, छात्र केंद्रित विधियों में, ए और बी दोनों विधियों में, या फिर उपरोक्त किसी में नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो बाल केंद्रित शिक्षण विधि है उसमें जो शिक्षक है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयासरत रहता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 180 है आपका, शिक्षण सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। क्या नहीं है शिक्षण सिद्धांत के अनुरूप? व्याख्यान विधि, असाइनमेंट विधि, यूरिस्टिक विधि, या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, व्याख्यान विधि, ये आपका शिक्षण सिद्धांत के अनुरूप नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 181 नंबर आपका क्वेश्चन है, जब शिक्षक अति सक्रिय हो तथा छात्रगण निष्क्रिय हो और केवल श्रोता मात्र ही हो तो ऐसी पद्धति को कहते हैं व्याख्यान पद्धति, असाइनमेंट पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका व्याख्यान पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 182 नंबर आपका है, व्याख्यान विधि पर दोष आरोपित किया जाता है। किसका इसमें क्या होता है? वैज्ञानिक अभिवृत्ति का अभाव, एक मार्गीय शिक्षण क्रिया, करके सीखने के सिद्धांत का प्रतिकार, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो व्याख्यान विधि का जो दोष है वो है वैज्ञानिक अभिवृत्ति का इसमें अभाव होता है, और ये क्या होती है? एक मार्गीय शिक्षण क्रिया होती है। मीन्स इसमें श्रोताग्रहण ही, केवल श्रोता होते हैं, मीन्स सिर्फ सुन रहे होते हैं छात्र, इसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ शिक्षक क्या बोलता है? बोलते जाता है। तो ये क्या होती है? एकमात्र प्रक्रिया होती है, शिक्षण प्रक्रिया होती है, और करके सीखने के सिद्धांत का ये क्या होता है? प्रतिकार होता है। नेक्स्ट देखिए 183 नंबर आपका क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी जबकि उसका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थिति में किया जाए। किस परिस्थिति में किया जाए? ऑप्शन है आपके, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जब शिक्षक किसी प्रदर्शन की व्याख्या करने में रुचि रखते हैं, जब शिक्षक किसी सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहता हो, जब शिक्षक किसी नवीन एवं जटिल पाठ को प्रारंभ करने जा रहा हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो हैं इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 84 नंबर क्वेश्चन है, 184, अपने नीरस व्याख्यान को सरस बनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? ऑप्शन है, जहां तक संभव हो श्यामपट्ट की अधिकाधिक मदद लेंगे, या फिर आप छात्रों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, आप बीच बीच में कुछ हास्य का पुट सम्मिलित करेंगे, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आप क्या करेंगे? उपरोक्त सभी करेंगे। ठीक है, जो शिक्षक है वो उपरोक्त सभी करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 185 है आपका, आप अपने व्याख्यान को किस स्थिति में प्रभावी कहेंगे? जब आप बोले और छात्र अनुसरण करें, जब आप बोले और छात्र सोने लगे, जब आप बोले और छात्र के सिर के ऊपर निकल जाए, या फिर जब आप बोले और छात्र पर वज्रपात हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप बोले और अगर छात्र उसमें अनुसरण करे तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रभावी व्याख्यान होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 186 है आपका, जब एक व्याख्यान को प्रायोगिक प्रदर्शन के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे लाभ प्राप्त होता है। क्या लाभ प्राप्त होता है? यह अधिक तार्किक हो जाता है, यह अधिक विस्तृत हो जाता है, यह मनोवैज्ञानिक हो जाता है, या फिर यह उत्तम गुणवत्ता वाला हो जाता है। तो क्या हो जाता है ये? आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी, यह क्या हो जाता है? मनोवैज्ञानिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया हुआ है? 187 नंबर दिया हुआ है, व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन दोनों सामूहिक रूप से किस शिक्षण सूत्र का पालन करते हैं? ऑप्शन है आपके, मूर्त अवस्था में अमूर्त अवस्था की ओर,
ठीक है, या फिर उत्सुकता से उदासीनता की ओर, कठिनता से सरलता की ओर, या फिर व्यक्तिगत योग्यता से सामूहिकता की ओर। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, मूर्त अवस्था से अमूर्त अवस्था की ओर, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 188 दिया हुआ है, यदि व्याख्यान विधि की एकांगता को समाप्त करना हो तो आप कौन सा उपाय करेंगे? आपके ऑप्शन है, आप इसे प्रेरणाप्रद बनाएंगे, आप इसमें हास्य विनोद का संचार करेंगे, आप इसे प्रयोग प्रदर्शन से जोड़ देंगे, या फिर आप इसे तथ्यपरक बनाएंगे। तो क्या करेंगे? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप इसे प्रयोग प्रदर्शन से जोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 189 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तम व्याख्यान प्रदर्शन विधि की पहचान है। क्या है? ऑप्शन है आपके इसको युक्ति संगत व्यवस्था, इसको पूर्व परीक्षण, या फिर इसका कक्षा में सफलतापूर्वक परीक्षण, या फिर उपरोक्त में सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपका ऑप्शन नंबर जो 189 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, 190 नंबर क्वेश्चन है आपका। हम पहुंच रहे हैं बस 200 क्वेश्चन में हम पहुंचने ही वाले हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका 19 है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि के संदर्भ में कहा जाता है कि सच वह है जो सिर चढ़कर बोले। इस उक्ति से यहाँ तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? शिक्षक अपने शिक्षण संबंधी सामग्री प्रदर्शित करने के लिए विवश है क्योंकि छात्र सच देखकर ही यकीन करता है। ठीक है, या फिर आपका शिक्षक के वास्तव में वह जादुई शक्ति होनी चाहिए कि बच्चे चमत्कृत रह जाए। गलत है ये। ठीक है, फिर शिक्षक एक सच्चा व्यक्ति होता है, सभी के सिर पर चढ़कर बोलता है। ये भी रॉन्ग है आपका, बिल्कुल भी रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, शिक्षक कुछ ना कुछ जादुई ट्रिक चमत्कार करने के लिए मजबूर है क्योंकि छात्र तभी उस पर विश्वास करते हैं। ये भी रॉन्ग है भाई, हम कोई जादुई ट्रिक नहीं करते, मैं भी नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं बस शिक्षक अपने शिक्षण संबंधी सामग्री प्रदर्शित करने के लिए विवश है क्योंकि छात्र सच देखकर ही यकीन करता है। सभी सच देखकर ही यकीन करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 191 है आपका, यदि आप एक विज्ञान शिक्षक हैं और तो आप व्याख्यान प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हुए अपने प्रयोग को किस प्रकार उत्तम बनाएंगे? ऑप्शन है आपके, प्रयोग की उचित व्यवस्था करके, जैसे छात्रों का उचित अनुशासन, प्रयोग हेतु ऊंची बड़ी मेज की उपलब्धता आदि, या फिर आपका प्रदर्शन उपकरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करके, या फिर पर्याप्त प्रकृति प्रकाश की व्यवस्था करके, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोग की उचित व्यवस्था करके, जैसे छात्रों का उचित अनुशासन, प्रयोग हेतु ऊंची बड़ी मेज की उपलब्धता आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 192 है आपका, प्रयोग प्रदर्शन के पूर्व रिहर्सल किया जाना आवश्यक है क्योंकि इससे शिक्षक में आत्मविश्वास जागृत होता है, शिक्षक प्रयोग को भली भांति प्रदर्शित कर पाता है, शिक्षक प्रयोग में आने वाली अप्रत्यक्ष कठिनाइयों से परिचित हो जाता है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षक क्या हो जाता है? आत्मनिर्भरता उसमें जागृत हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 193 है आपका, व्याख्यान प्रदर्शन विधि को छात्र केंद्रित बनाने के लिए शिक्षक को उपाय करने चाहिए। क्या उपाय करने चाहिए? छात्रों को प्रेक्षण स्वयं नोट करने की स्वतंत्रता, छात्रों का उपकरण लगाने तथा व्यवस्थित आदि करने में सक्रिय सहयोग, या फिर छात्रों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रयोग के प्रत्येक पद की उत्तम व्यवस्था, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 194 है आपका, व्याख्यान प्रदर्शन विधि में शिक्षक को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? छात्रों पर अधिक दबाव, त्रुटिपूर्ण एवं अप्रयुक्त उपकरणों का प्रयोग, यकायक प्रयोग प्रारंभ, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, उपयुक्त सभी आपका नहीं करना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 195 है आपका, छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। प्रयोग को रोचक बनाना चाहिए, प्रयोग के दौरान सस्पेंस बनाए रखना, प्रयोग की मनोरंजनात्मक ढंग से प्रस्तुति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग के दौरान सस्पेंस बनाए रखना। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 196 है। पाठ प्रदर्शन की तैयारी एक बिंदु है। क्या है? आवश्यक उपकरणों को एकत्रित करना, पाठ संकेत एवं प्रश्न चयन, विषय वस्तु चयन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 197 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? प्रयोग प्रदर्शन के में पाठ की प्रस्तुति की जानी चाहिए समस्यात्मक ढंग से, सस्पेंस के रूप में, विवादास्पद ढंग से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्रयोग प्रदर्शन के जो पाठ में जो प्रस्तुति की जानी चाहिए वो हो जानी चाहिए समस्यात्मक ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 198 नंबर आपका क्वेश्चन है। प्रयोग प्रदर्शन के साथ साथ विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण में एक शिक्षक को निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। ऑप्शन है आपका स्पष्ट उच्चारण एवं भाषा प्रवाह, उचित प्रश्नों की प्रस्तुति, दृष्टांतों का पर्याप्त प्रयोग या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे जो सावधानी है वो उसे बरतनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यदि शिक्षक प्रयोग प्रदर्शन फूहड़पन से करेगा तो इससे छात्रों के व्यवहार में नया परिवर्तन होने की संभावना होगी। क्या संभावना होगी? छात्र को वैज्ञानिक विधि का संचरण नहीं होगा, छात्र भी और अधिक फूहड़पन से कार्य करेंगे और छात्र वैज्ञानिक अभिवृत्ति से वंचित रह जाएंगे और उपरोक्त में से सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 200 है हमारा। प्रायः शिक्षक द्वारा व्याख्यान प्रयोग प्रदर्शन के समय संभावित भूल हो सकती है। क्या हो सकती है? शिक्षक द्वारा निरंतर बोलते रहने की भूल, शिक्षक द्वारा छात्रों में अपेक्षित उत्सुकता जागृत करने की भूल। नेक्स्ट है आपका शिक्षक को प्रकरण के उद्देश्य तथा किए जाने वाले प्रयोग के मध्य तारतम्य बैठाने की भूल या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सारी जो है भूल उससे हो सकती है एक शिक्षक से। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे 200 क्वेश्चंस थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को सेशन आज का पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं? मैराथन क्लास कर रहे हैं। तो आज हमने फिर 200 क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो रोज़ हम 100 क्वेश्चंस करते हैं। यह हमारा डे 2 है। तो आज हमने फिर 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए आज हमने इस सेशन में। ठीक है, अगर थोड़ा जल्दी हो रहा होगा तो आप लोग बताइएगा मुझे, मैं और भी क्लियर करके आप लोगों को बताते हुए ये ख़त्म करना चाहूँगी। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, और हाँ अपने स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने पूरे 100 क्वेश्चंस में से कितने स्कोर किए। एंड हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।